हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं ना। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको परजीवी पौधे। परजीवी पौधे किसको कहोगे? जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं ना। जैसे हमने एक पेड़ देखा था, उस पर देखा था कि अमर बेल जो है वो उस पूरे पेड़ पर लिपटी हुई थी, है ना। तो वो क्या करती है, उसी से भोजन लेती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको जो मिट्टी होती है उससे जो पर्याप्त पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते, इसलिए वो भी क्या करते हैं, कभी कभी जो जीव होते हैं उनको खाते हैं, है ना। जैसे अपन ने वीनस फ्लाईट्रैप का एग्जाम्पल भी देखा था। चलिए अब अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं मृतजीवी पौधे, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा बारिश के दिनों में क्या होता है, आपको कहीं कहीं पर एक छाते नुमा किसी भी लकड़ी वगैरह पे छाते नुमा रचना मिल जाती है ना, छाता जैसा दिखाई देता है सफ़ेद कलर का। तो ये क्या होता है, ये होता है मशरूम। क्या होता है बेटा? मशरूम होता है। और ये क्या करते हैं, अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए उन लकड़ियों से, ये हमेशा सड़ी गड़ी टूटी हुई लकड़ियों पे ही आपको मिलेंगे। अपने जीवन में क्या करते हैं, ये अपने अपने आप को जीवित रखने के लिए उन लकड़ियों का यूज़ करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार पर प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, पर इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। अब देखो, इनमें मुंह भी नहीं है तो ये खाना खाएंगे, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है तो ये खुद खाना बनाएंगे। अब इनके इनके पास क्या नहीं है, इनके पास हम पौधों की तरह क्लोरोफिल भी नहीं है, तो फिर अब ये खाना कैसे खाते हैं? तो हम पढ़ते हैं। देखो आपको यहाँ पर मशरूम का डायग्राम दिखाई दे रहा है। बेटा मशरूम दो तरह के होते हैं। कुछ मशरूम जो होते हैं ना वो टॉक्सिक होते हैं, और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनकी खेती की जाती है। वो मशरूम जो होते हैं जनरली खाने लायक होते हैं, और जो मशरूम ऐसे कहीं भी उग जाते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखना दीजिए जब तक इस पर रुएं जैसी कोई रचना दिखाई न दे। ऐसी रुएं जैसी कोई रचना दिखाई ना दे। जब तक उस पर रोए जैसी रचना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, इसकी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। देखिए कैसे दिखते हैं, ऐसे ये रो है जैसे, ठीक है। ये दिख रहा है क्लियर आपको? ये देखो डायग्राम में दिखाया है ना, ये ब्रेड को गीला करा, देन उस पे ब्रेड पर उगती कवक, कवक मतलब फफूंद टाइप में, ठीक है। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई देगी। इसको आप अपने घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हो। एक ब्रेड लो, देन ब्रेड को पानी में रख दो और उसको 2-3 दिन तक ऐसे ही रखे रहने दो। आप देखना कि उस पर वो ख़राब होने लगती ना, उस पर क्या आ जाती है, फंजाई, क्या आ जाती है, फंगी हो जाती है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यह जीव कवक या फिर फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। ये क्या करते हैं, जो चीज़ सड़ जाती है वहाँ पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उससे असाधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। असाधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण होता है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से
पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। हम इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। कवक फंजाई जो होती है वो आचार, आपने देखा होगा अचार जो होता है आपके घर में, नींबू या कैरी का अचार होगा ना, उस पर भी कभी कभी वाइट वाइट फफूंद लग जाती हैं। कपड़े, चमड़े की कोई चीज़ हो, वो अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं शुष्क हो। मतलब बारिश के दिनों में अगर दीवार से आपके कपड़े टंगे हैं और बिल्कुल दीवार ठंडी है, तो थोड़े समय बाद आपके कपड़ों पे भी बिल्कुल वाइट वाइट धब्बे आ जाते हैं। तो वो क्या होती है बेटा? फंजाई होती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। देखिए मैंने आपको यही बताया, सबसे ज़्यादा कवक कब पैदा होते हैं? जब वर्षा होती है, क्योंकि उस समय सभी के घर पे नमी होती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट व अनुपयोगी हो जाती हैं। अब कुछ मसाले रखे होते हैं, कभी कभी मिर्ची धनिया में भी लग जाती है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर आप इनका उपयोग नहीं कर सकते। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती थी कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। अब हम कह रहे हैं कि ये वर्षा ऋतु में आती है, तो पहेली ये जानना चाहती थी कि ये सिर्फ वर्षा ऋतु में ही कैसे आ जाती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, है ना, हवा में होते हैं। इनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ होते हैं? हवा में होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। मतलब अगर एक कवक किसी पे चिपका और वहाँ पर नमी हुई, तो वो क्या करेंगे? अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर लेंगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? अब आप सोचो कि हम वस्तुओं को कैसे बचा सकते हैं। मतलब हमें क्या करना चाहिए? उनको नमी वाली जगह से बचाना चाहिए। जैसे हम कपड़े भी पहनते बारिश में, तो क्या कर लेना चाहिए? कपड़ों को प्रेस करके रखना चाहिए। भुजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। यह जानना चाहते थे कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं, मतलब इनसे कोई बीमारी भी हो सकती है। पहली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। अब ये क्या हानिकारक भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बीमारी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं। कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ ऐसी भी फंजाई होती हैं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? औषधि के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, आपको पेनिसिलिन वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास व पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब किसी को देना और किसी से लेना क्या कहलाता है? सहजीवी, आपस में शेयरिंग, जिसको कहते हैं ना हम लोग शेयरिंग। तो क्या होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ अपना आवास, मतलब रहने की जगह व पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सहजीवी। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ये वृक्ष कवक को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उनके बदले में जो कवक होते हैं उनको भी पोषक तत्व अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब जो पौधे होते हैं उनसे कौन लेता है? कवक लेती है। और कवक जो होती है वो जड़ों में रह के किसको दे देती है? पौधे को, है ना। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, ठीक है। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। लाइकेन में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। एक तो शैवाल होगा जो ग्रीन हरी कलर का शैवाल होता है वो, और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि शैवाल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। हम कह रहे हैं कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता।
कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान देता है, बदले में जो शैवाल है वो उसको क्या देता है? खाना देता है, ठीक है, पोषक तत्व देता है। तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? अब हम बार बार क्या करते हैं, पौधों में फसलें बो देते हैं तो क्या होता है, उसके पोषक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमें अगर फिर से चाहिए कि मिट्टी में फिर से पोषक तत्व बनने लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक बार खाना खाते हैं, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो दूसरी बार भी खाना खा लेते हैं तो फिर से एनर्जी आ जाती है ना। क्या आपने किसान को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लान या गमलों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो क्या है, उसको पोषक तत्व देते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक एवं तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक और खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? बेटा मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ आपको। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होती जाती है। धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए क्या करते हैं? इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध का मतलब इसमें अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिले हो करने के लिए उर्वरक एवं खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमको पता है कि पौधे को कौन कौन से उर्वरकों की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। देखो, मृदा में पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जब फसल कट जाती है तो मृदा में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वैसे तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होता है जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, वे जो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन है उसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे क्या करता है, वो सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ले सकता है, लेकिन वो ऐसे नाइट्रोजन नहीं ले सकता। जैसे वे पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं, मतलब वो उसको लिक्विड फॉर्म में ही ले सकता है, ठीक है। पौधे किस फॉर्म में लेते हैं? उसको विलय मतलब लिक्विड के फॉर्म में ही ले सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, क्या, अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेब तथा अन्य फलीदार फलों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं, ठीक है। अधिकतर जो दाल के पौधे होते हैं उनके सबके पौधों के जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजोवियम। ये क्या करता है? नाइट्रोजोबियम ये क्या करता है? पौधों को इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेकर और उसको क्या करता है? लिक्विड में परिवर्तित विलय बनाता है उसका, और वो किसको दे देता है? पौधों को दे देता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं और पौधों से ये क्या लेता है? रहने की जगह। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए हम उन्हें मृदा में नाइट्रोजनिक उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जब अगर ये बैक्टीरिया है तो ये खुद ही क्या करेगा? ले लेगा नाइट्रोजन। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। तो किसान को इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उस राइजोबियम में इतना नाइट्रोजन दे देता है कि क्या होता है? मृदा की पूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होती है। इस अध्याय में आप
आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। ठीक है, मतलब हमने ये पढ़ा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही ऐसे पादप हैं जो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, या तो परजीवी या मृतोजीवी कहते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर है, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर है, उन्हें विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? जो कीटों को खाते हैं, क्या वो आंशिक विषमपोषी हैं? नहीं, वो तो पूरी तरह से ही विषमपोषी है ना। जब दूसरों को खा रहे हैं तो वो पूरी तरह से विषमपोषी है ना। चलिए बेटा, अब यहाँ क्या हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे प्रमुख शब्द स्वपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं बेटा? जो अपने भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक वर्णक है हरे कलर का, जो पौधों की पत्तियों में होता है, जिससे जो क्या करता है, पौधों को भोजन निर्माण में मदद करता है। विषमपोषी जो क्या करते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी पादप या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। परपोषी जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से किसी और पर डिपेंड है। कीटभक्षी पादप जो पौधे हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कीटभक्षी। पोषक किसको कहते हैं बेटा? जो पोषक तत्व होते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको पोषक कहते हैं। परजीवी जो दूसरों के ऊपर आश्रित हो। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि होती है। इस विधि में क्या होता है, पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। मृतजीवी जो कोई चीज़ मर जाती है और उस पे फंगी या फंजाई जो होती है उसको अपना भोजन बना लेती है, वो क्या कहते हैं? मृतजीवी। जो मृत जीवों से भोजन प्राप्त करें। रंध्र स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स में होते हैं, और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके एक्सचेंज में क्या करते हैं? पौधे की मदद करते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है बेटा? कि किसी से कुछ लेना और किसी को कुछ देना। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था शैवाल और कवक का एग्जाम्पल। शैवाल के पास क्या होता है? शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, कवक के पास नहीं होता। तो शैवाल क्या करती है? कवक को क्लोरोफिल देती है, और कवक जो होती है वो शैवाल को रहने का स्थान देती है। मतलब दोनों में आपस में संबंध होता है। और हरे पौधों, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनके और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में भी यही होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है पौधे की जड़ों को क्या देता है? नाइट्रोजन देता है, और पौधे की जड़ें उसको रहने के लिए स्थान देती है। कवक क्या होता है? कवक एक धागेनुमा संरचना होती है, जो चीज़ें सड़ गल जाती है उसके ऊपर उग जाती है ना। इसके आगे का बेटा अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।